हेलो एवरीवन। तो यार फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स का पहला चैप्टर था हमारा, उसका नाम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। उसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट 1 में हमने पढ़ा था नेचर ऑफ लाइट और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट वेव और कोहेरेंसी इन लाइट वेव। बहुत सारे टॉपिक्स थे कोहेरेंसी वाले टॉपिक्स में, और सब टॉपिक थे, सॉरी, और सब टॉपिक थे, तो उनके बारे में भी पढ़ा था, जैसे टेम्परल कोहेरेंस, स्पेक्टिकल कोहेरेंस वगैरह, कोहेरेंट सोर्स वगैरह क्या होते हैं, तो वो सब भी देखा था। तो अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो देख लो। आज पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं और पार्ट 2 में हम क्या क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, थ्योरी ऑफ द टू कोहेरेंट बीम इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ द टू इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर द इंटरफेरेंस वगैरह। तो इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज कुर्सी की पेटी वगैरह सब बांध लेना है, एरोप्लेन मोड पे फ़ोन नहीं रखना है क्योंकि यूट्यूब पे देख रहे हो। तो पढ़ते हैं आज बढ़िया से इंटरफेरेंस, मज़ा आने वाला है बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो पहला जो टॉपिक होता है वो हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन, ठीक है, तो शुरू करते हैं। व्हेन टू और मोर डिस्टर्बेंस, अब यहाँ पे शब्द आ रहा है डिस्टर्बेंस, और क्या आ रहा है? टू और मोर, समझते हैं। तो डिस्टर्बेंस का मतलब यहाँ पे इसने बताया कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम इन केस ऑफ साउंड वेव्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन केस ऑफ लाइट वेव। यहाँ पे कहने का मतलब था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किसके केस में? लाइट वेव के केस में, और साउंड वेव किसके केस में? पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है, मीडियम में पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है। साउंड वेव के केस में डिस्टर्बेंस ये होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, लाइट वेव के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिस्टर्बेंस लेंगे। अभी समझ आ जाएगा आपको ये क्या बोल रहा है। सुपरपोज ओवर ईच अदर इन ए कॉमन रीजन, द रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्टर्बेंस। ये तो होगी अंग्रेजों की भाषा, ठीक है। अब हम समझेंगे मारवाड़ियों की भाषा में। मारवाड़ियों की भाषा में क्या बोलते हैं कि मारवाड़ियों की भाषा में ये बोलते हैं कि अगर कोई वेव है, ठीक है, अगर लाइट वेव ले रहे हैं, कौन सी वेव ले रहे हैं? लाइट वेव। तो लाइट वेव के दौरान कौन सा डिस्टर्बेंस कंसिडर करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं? ई से। ये मेरी है वेव नंबर 1, ये मेरी है वेव नंबर 2, E2। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर बिठा दो। दोनों को ऊपर बिठाओगे तो कुछ जुड़ेंगे, कुछ घटेंगे, कुछ कैंसिल होगा वगैरह सब। तो जुड़ घटा के एक नई वेव आएगी, ठीक है, उसको नाम दे दिया मैंने E। तो वो क्या होगा? E इक्वल टू E1 प्लस E2। यहाँ पे वेक्टर जरूर लगाना। ये कह रहा है कि अगर एक कॉमन रीजन में, ठीक है, दो अलग अलग वेव्स को सुपर इम्पोज करवा दें, ठीक है, तो जो नई वेव्स बनेगी उसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के सम करके लिख सकते हैं, इक्वली सम करके लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है। ये हो गया सुपरपोजिशन का नियम, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बताओ क्या बड़ी बात है? नहीं बड़ी बात है, मूर्ख बनाते हैं सारे, ठीक है। तो ये इस तरह से लिख दिया मैंने, तो इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन, ठीक है। तो ये E1 E2 क्या है? इंडिविजुअल डिस्टर्बेंस, समझ गए। अब अगर साउंड वेव लेते तो यहाँ पे क्या कंडीशन करते? डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। वहाँ पे आपने साउंड वेव पढ़ा होगा 11th में, तो वाई से एक इक्वेशन बनती थी, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी, ऐसी इक्वेशन पढ़ी होगी आपने। तो वो डिस्प्लेसमेंट को लेते थे हम वहाँ पे। बोलो समझ आया? आ गया। अब यही है कि अगर वेव सेम फेज में हुई, अभी समझेंगे और अच्छे से। सेम फेज में होने का मतलब क्या हुआ कि दोनों एक ही वेव से स्टार्ट होगी, मतलब एक जैसी होगी। कहने का मतलब सेम फेज का होने का मतलब ये नहीं होता कि एक जगह से स्टार्ट होती है, बट सेम फेज का होने का मतलब ये होता है कि जो उनका शेप आ रहा है ना वो एक जैसा होगा। अगर मैं इसके बाद देखूँ तो ऐसी आएगी, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं दो वेव्स ले लूँ, एक ये और एक ये, ऐसी जो यहाँ से शुरू हो रही है, तो ये दोनों वेव भी कैसी कहलाएगी? सेम फेज में वेव है, ठीक है, मतलब एक ही फेज में वेव्स है। तो इनको जब सुपर इम्पोज करवाया जाएगा तो E1 और E2 दोनों जुड़ जाएंगे डायरेक्टली,
ठीक है, नई वेव आएगी। और अगर ऑपोजिट फेज की होगी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, जो नई वेव बनेगी वो एकदम कुछ नहीं बनेगी, एक्स एक्सिस आ जाएगा तो E1 माइनस E2 आ जाएगा। अब ये एक्स एक्सिस कब आएगा, जब E1 और E2 इक्वल होंगे, और जब एक्स एक्सिस नहीं आएगा तो ये छोटे से एम्पलीट्यूड ऐसी वेव बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये सुपरपोजिशन की छोटी मोटी बातें थी, छोटी मोटी बातें हमने सीख ली। फिर आता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देखो सबसे पहली चीज, इंटरफेरेंस मतलब एक फिनोमेना, एक घटना है जो घट चुकी है। ठीक है, हम उसी को समझेंगे। ये घटना कब घटी थी, ये घटना तब घटी थी जब हमें ये कहा गया था कि जब दो कोहेरेंट लाइट वेव, कैसी दो कोहेरेंट लाइट वेव, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, जो जिसको हम ई से बताते हैं। ठीक है, तो जब दो कोहेरेंट लाइट वेव इक्वल फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, कैसी डायरेक्शन में जानी चाहिए, एक सेम डायरेक्शन में, और अगर उन दोनों लाइटों को, दो से अधिक भी हो सकती है वैसे, बट दो लाइट्स, उन दोनों को सुपर इम्पोज करवा दिया जाए एक दूसरे पे, ठीक है, तो द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड। कौन सी, किसकी इंटेंसिटी जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है, कहाँ पे, स्पेस में। तो ये जो फिनोमेना कहलाता है वो क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, समझ नहीं आया फिर भी, ठीक है। अरे भाई ये घटना है, जो घटना घट चुकी है, तो फिनोमिना इसको इंग्लिश में बोलते हैं, घटना को। तो इस फिनोमिना को होने के लिए सबसे पहले तो चाहिए कोहेरेंट लाइट, जो कि हम समझ चुके हैं कि कोहेरेंट लाइट क्या होती है, जिसका फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर हम देख चुके हैं इक्वल फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए इक्वल फ्रिक्वेंसी। चलो, ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, और एक दूसरे के ऊपर जब सुपर इम्पोज होती है तो इंटेंसिटी का क्या हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। अभी समझते हैं, आपको इसको पूरा अच्छे से समझ आएगा, रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। चलो, तो ये जो फिनोमेना कहलाता है, क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहलाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसको समझते हैं अच्छे से। तो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जो कि पढ़ा होगा आपने कभी ना कभी, तो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट वे में, स्ट्रेट रास्ते में चलती है, मतलब सीधे रास्ते में चलती है। तो हमने कोई एक ऐसा एक सोर्स लिया, यहाँ से लाइट को पास आउट करा, तो जो हमारी यहाँ पे एक स्क्रीन ले ली, तो हमने क्या देखा, ओ भाई साहब लाइट आई, यहाँ टकराई, एक स्पॉट दे रही है, मतलब सारा का सारा उजाला यहाँ का यहाँ दे रही है। उजाला का मतलब इंटेंसिटी, सारी की सारी इंटेंसिटी कहाँ दिखी, सिर्फ इसी जगह। ये तो बताती है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि जो सोर्स था, ठीक है, सोर्स के साइज को क्या कर लिया हमने, छोटा। क्या करा, छोटा। जब छोटा करा तो जब लाइट आ रही थी, यहाँ से लाइट वेव आ रही थी, तो वो लाइट वेव क्या हुआ, जब इस सोर्स के एजेस से रिफ्रैक्ट होगी, क्या होगी, रिफ्रैक्ट हुई, और अब जो इंटेंसिटी, मतलब जो उजाला दिखा, वो उजाला इस पूरे रीजन तक दिखा, इस पूरे रीजन तक दिखा। अरे मतलब ये कि इस पूरे रीजन में, अब एक स्पॉट पे नहीं दिखा, लाइट है ना, एक स्पॉट पे नहीं दिखी, पूरे रीजन में दिखी। अच्छा, कैसे कैसे, यहाँ पे तो दिखी सबसे ज्यादा उजाला, फिर थोड़ा कम उजाला हुआ, फिर थोड़ा कम उजाला हुआ, फिर यहाँ पे बिल्कुल कम हो गया। ठीक है, तो इस पूरे रीजन में हमें क्या दिखा, उजाला दिखा। तो ये क्या होगी, ये इंटेंसिटी, उजाला कितना दिख रहा है वो इंटेंसिटी। यहाँ पे अगर मैक्सिमम उजाला दिख रहा है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी, और यहाँ पे कम दिख रहा है तो यहाँ पे लाइट की कम इंटेंसिटी। तो ये मतलब होता है इंटेंसिटी का। चलो, वो तो होगी दूसरी बात, बट यहाँ पे ये बात करते हैं कि भाई जियोमेट्री कहती है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट में आनी चाहिए और स्पॉट करना चाहिए। हुआ ही नहीं। अगर ये बात यहाँ पे सच क्यों नहीं हुई, यहाँ पे ऐसा क्यों दिखा, कहाँ पे ज्यादा और थोड़ा थोड़ा कम होता क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे सोर्स का साइज छोटा हो गया। तो साइज मैटर करती है, क्या करती है, साइज मैटर करती है जब सोर्स से लाइट पास आउट करवाते हैं। तो ठीक है, तो लाइट स्प्रेड हुई इस तरह से, इंटेंसिटी क्या हुई, फैल गई। अच्छा, तो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो कॉन्सेप्ट आते हैं किसके, इंटरफेरेंस वगैरह के। यहाँ से कॉन्सेप्ट बनना स्टार्ट होते हैं, यहाँ से इंटरफेरेंस वगैरह की घटना स्टार्ट हुई। ठीक है, जब ऐसा देखा गया तो चलो फिर आगे और समझते हैं। तो इंटरफेरेंस को अब हम समझेंगे एक एक्सपेरिमेंट से। तो यंग साहब थे एक, मतलब एक यंग इंसान था, थॉमस यंग बोल के। 1801 वो साल था, जवानी में थे शायद वो अपनी, और जवानी में उनको कुछ और करना चाहिए, लड़कियां पटानी चाहिए या लड़के पटाने चाहिए, सॉरी लड़के तो वो थे ऑलरेडी। अच्छा,
तो लड़कियां पटानी चाहिए, उसकी जगह उन्होंने क्या करा, एक्सपेरिमेंट करा। और कैसा एक्सपेरिमेंट करा, यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट करा। अच्छा, डबल स्लिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिस एक्सपेरिमेंट में 2 स्लिटें थी यहाँ पे S1 और S2, ठीक है, ये 2 स्लिटें क्यों बनाई उसको समझते हैं। तो क्या हुआ कि यंग साहब ने क्या करा कि सबसे पहले एक सोर्स लिया, ठीक है, तो सोर्स लिया और सोर्स से क्या करा कि एक लाइट को पास आउट करवाया। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये सब हो क्या रहा है, तो वो सब कुछ समझाते हैं अभी आपको। तो यहाँ से सोर्स लिया और सोर्स से यहाँ से लाइट पास आउट करवाई, और यहाँ पे 2 सोर्स बनाए S1 और S2, फिर यहाँ से लाइटें और पास करवाई। लाइट्स का मतलब क्या हुआ कि लाइट वेव्स की बात हो रही है। लाइट का मतलब तुम बल्ब से वो मत समझना कि बल्ब लगा, बल्ब गया, जो घर में बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी गई तो हम बोलते हैं लाइट गई, उसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। तो लाइट वेव्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो लाइट वेव्स S1 और S2 से आई, और इस रीजन में क्या हुआ कि S1 और S2 से जो लाइट वेव्स आई वो एक दूसरे पे क्या हुई, इम्पोज हुई। तो इस स्क्रीन पे कुछ घटनाएं दिखी, उन घटनाओं को अभी हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इन द सेंस इंटरफेरेंस हुआ। इंटरफेरेंस को अभी हमने समझा ना कि इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है कि जब कोहेरेंट लाइट और इक्वल फ्रीक्वेंसी के साथ सेम डायरेक्शन में होता है, तो जब लाइट वेव जो होती है वो सुपर इम्पोज होती है और इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ठीक है, ऐसे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे जब लाइट वेव्स एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हुई तो इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो इंटरफेरेंस का पैटर्न इंटरफेरेंस देखा गया, ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले थोड़ी बेसिक बातें समझ लेते हैं। बेसिक बात ये है कि जब यहाँ पे ये जो वेव फ्रंट है, इनको क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट है। अभी आपको समझ आ जाएगा। लाइट ये ऐसे ऊपर नहीं जा रही है, वेव फ्रंट है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब पानी में कभी पत्थर डाला होगा तो ऐसे गोल गोल घेरे बनते हुए जाते हैं। जहाँ पे आप पत्थर डालते हो तो गोल गोल घेरे बनते हुए जाते हैं, ठीक है। तो वो गोल गोल घेरे क्या है कि वेव जो होती है वो ऐसे ऊपर नीचे होती हुई जाती है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये गोल गोल घेरे क्या होते हैं, ये गोल गोल घेरे वेव फ्रंट कहलाते हैं। और ये वेव फ्रंट क्या होता है कि उस पूरे सर्कल पे जो होता है वो क्या होता है कि फेज जो होता है वो सेम रहता है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं हम। उस पूरे सर्कल पे जो फेज होता है वो सेम रहता है। तो ये तो गोल गोल घेरे तो होते हैं पॉइंट सोर्स के लिए, लेकिन कुछ सोर्सेज जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल, जैसे लाइट सोर्स कुछ ऐसा हो गया, ऐसा, ठीक है। तो अब जो इसके लिए वेव फ्रंट होगा वो ऐसे लाइनेज होगी, ठीक है, ऐसे। तो ये ऐसे है। तो ये जो लाइनें हैं वो क्या है, ये वेव फ्रंट को बता रही है, और जो लाइट वेव जो है वो इस तरह से प्रोपोगेट करी है। तो अब यहाँ से गुजरी, क्योंकि ये साइज बहुत छोटा है तो ये पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, तो जो है वो इस तरह का वेव फ्रंट आएगा। और ये वेव फ्रंट फिर S1 और S2 में यही लाइट वेव जो है वो, कुछ लाइट वेव S1 से जाएगी, कुछ लाइट वेव S2 से जाएगी, क्योंकि बाकी सब तो यहाँ पे एक बंद हो गया, यही ओपन है। तो फिर वापस से यहाँ पे क्या होगा कि वेव फ्रंट आगे जाएंगे, और ये यहाँ से लाइट वेव जाएगी, जो ऐसे यहाँ से लाइट वेव जा रही है, यहाँ से और यहाँ से, ये दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होगी और इंटरफेरेंस का पैटर्न देखने को मिलेगा हमको यहाँ पे। तो यही बात जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब एक छोटी सी बात समझते हैं, बहुत बढ़िया सी बात है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब S से लाइट को गुजारा गया और S1 और S2 से यहाँ पे हमें कुछ पैटर्न देखने को मिला है, मतलब यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करा गया। तो यहाँ से कुछ एक बात समझते हैं, यंग ने क्या देखा। उससे पहले मेरे को ये बताओ कि उसने ऐसा सोर्स क्यों लिया, ऐसे S1 और S2 क्यों बनाए। उसने S1 और S2 इसलिए बनाया क्योंकि हमने पार्ट 1 में पढ़ रखा था स्पेक्टिकल कोहेरेंस। और स्पेक्टिकल कोहेरेंस का मतलब क्या होता है कि वो कोहेरेंट सोर्स जनरेट करता है, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्स जनरेट क्यों करना पड़ा, कोहेरेंट सोर्स इसलिए जनरेट करना पड़ा क्योंकि जो इंटरफेरेंस का जो फिनोमिना है वो तभी आ सकता है जब कोहेरेंट लाइट हो, ठीक है, कोहेरेंट लाइट हो, लाइट सोर्स हो, और दूसरा इक्वल फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, और वो सेम डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए। तो डायरेक्शन तो यही है वेव्स का मूव होने का, और कोहेरेंट सोर्स हमने बना दिया, और इक्वल फ्रिक्वेंसी होगी। इक्वल फ्रिक्वेंसी कैसे हुई, क्योंकि जो ये S1 और S2 दो सोर्स है ना, वो एक सेम सोर्स से बने, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो पास हो रही है लाइट वेव्स वो इस सोर्स से पास हो रही है, ठीक है। इस सोर्स से जो लाइट आई वो इन दोनों में डिवाइड हुई, ठीक है, मतलब इन दोनों से पास आउट हुई, तो वो सेम फ्रिक्वेंसी के हो गए दोनों सोर्स, समझ गए, इस तरह से। तो ये कंडीशन होना बहुत जरूरी है इंटरफेरेंस को करने के लिए, तो इसलिए इस तरह का सेटअप करा उसने। अब यहाँ पे मैंने कहा कि क्या देखा, उसने क्या करा कि जब
S2 को बंद करा। S2 को जब उसने बंद करा तो उसने क्या देखा कि हमने अभी अभी देखा था कि जब S1 और S2 का जो साइज जो है वो अगर बहुत छोटा होगा तो जो कैसा पैटर्न देखने को मिलेगा, इस तरह का इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का देखने को मिलेगा, ना कि स्पॉट आएगा। जैसे अगर बड़ा होता तो कैसा आता, स्पॉट आता, ठीक है, यहाँ पे एक सिर्फ धब्बा दिखता, उजाला सिर्फ यहीं पे दिखता। बट जब ये आकार छोटा होता है तो इस तरह से इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सेम टू सेम जब यहाँ पे S1 को बंद करा, ठीक है, सॉरी S1 को ओपन रखा और S2 को बंद कर दिया, तो कैसा दिखेगा, इस तरह का ये दिखना चाहिए। फिर S1 को बंद करा और S2 से देखा तो कैसा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखा, इस तरह का। अब दोनों को ओपन करा तो कैसा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखना चाहिए, इस तरह का दिखना चाहिए ना, जैसा ये पैटर्न चल रहा था तो ऐसा दिखना चाहिए। बट ऐसा दिखता नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं दिखता। तो कैसा पैटर्न दिखता है कि यहाँ कहीं पे तो इंटेंसिटी मैक्सिमम और कहीं पे इंटेंसिटी कम। ये सब कुछ क्या है, ये इंटेंसिटी को बता रहा है, ठीक है। तो जब इन दोनों सोर्सेज को खोला गया तो ये देखा गया कि कहीं पे तो इंटेंसिटी होगी मैक्सिमम और कहीं पे इंटेंसिटी होगी लो, ठीक है, ये देखो ऐसे। तो ये किस वजह से हुआ, तो यंग ने कहा कि ये इंटरफेरेंस की वजह से होता है, यहाँ पे जो है वो लाइट वेव्स इम्पोज हो जाती है, तो इस वजह से ये होता है। तो फिर इसको और आगे समझते हैं कि यहाँ पे क्या क्या होता है, फिर इंटरफेरेंस होने की वजह से क्या क्या होता है। तो इंटरफेरेंस होने की वजह से जो इंटेंसिटी है वो उसका ग्राफ कैसा आया, वो ये आया, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा बने हमारे यहाँ पे, ये मैक्सिमम पॉइंट और ये मिनिमम पॉइंट, ठीक है। अब यंग ने ये बताया कि जो हमने जो ये वाला लिया ना, ये स्क्रीन, ठीक है, इस स्क्रीन पे हमें क्या दिखता है कि कहीं पे तो दिखता है डार्क फ्रिंजेस और कहीं पे दिखता है ब्राइट फ्रिंजेस। मतलब ब्राइट फ्रिंजेस का मतलब एकदम उजाला और डार्क का मतलब बिल्कुल उजाला नहीं, फिर उजाला, फिर इस तरह से हमें पूरा पैटर्न दिखा स्क्रीन पे, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आया हमारे पास, ओके। फिर इसका मैथमेटिकली देखेंगे अभी आगे फिर क्या हुआ। तो अब देखो इस तरह से वेव फ्रंट था और यहाँ पे ये सब कुछ था, वो सब कुछ हमने देख लिया है, ये सेम टू सेम बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसका मैथमेटिकल रूप देखते हैं, जिसको हम थ्योरी ऑफ टू कोहेरेंट बीम इंटरफेरेंस कहेंगे। इसका मैथमेटिकल रूप देखते हैं कि हमने क्या देखा कि दो लाइट वेव्स हैं E1 और E2, ठीक है। ये दोनों लाइट वेव्स S1 और S2 सोर्स से जा रही है। जो S1 सोर्स से लाइट वेव जा रही है वो उसका पोजीशन वेक्टर है R1 और जो S2 सोर्स से जा रही है उसका पोजीशन वेक्टर है R2, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, R2 माइनस R1, जिसको हम बोलेंगे पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस का क्या बोला मैंने कि जो R2 माइनस R1 होगा वो हमारा क्या होगा, पाथ डिफरेंस, ठीक है, दोनों वेव्स का। अब देखो अगर ये बात नहीं समझ आ रही तो आप ऐसे देख लो कि कालूराम नाम का कोई व्यक्ति है, वो 5 किलोमीटर पे खड़ा है, तो वो उसके क्या है, अगर 0 से ले रहे हैं तो 0 से 5 किलोमीटर तक उसकी पोजीशन क्या होगी, 5 किलोमीटर। और धोलू नाम का व्यक्ति है, उसका वो कहाँ पे खड़ा है, 3 किलोमीटर। हम ये पूछें कि इन दोनों के बीच का पाथ का डिफरेंस क्या है, तो आप क्या कहोगे, 5 माइनस 3। तो सेम टू सेम S1 से जो लाइट वेव जाएगी उसका पाथ है R1 और S2 से जो जाएगी उसका पाथ है R2। तो R2 माइनस R1 करोगे कि नहीं करोगे, बताओ, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। अब आपको पता है कि किसी वेव में K क्या होता है, K बराबर 2 पाई बाई लैम्डा, और R1 क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। ओमेगा आपको पता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है। तो सेम टू सेम सुपर इम्पोजिशन जो हमने पढ़ा था अभी शुरुआत में, तो उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, E1 प्लस E2 ऐड करेंगे, वेक्टरली ऐड करेंगे, ठीक है। इस तरह से जब E1 और E2 ऐड करेंगे तो E1 की जगह मैंने इसको रखा और E2 की जगह इसको रखा। अब देखो यहाँ पे साइन का फॉर्मूला है, ठीक है, साइन A माइनस बी, साइन A माइनस बी। तो साइन A माइनस बी का ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो जब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास एक ये खुल जाएगा और एक ये खुल जाएगा। E1 इसके लिए ये और इसके लिए ये खुल जाएगा, ये खुलेगा। अब देखो यही मैंने वापस लिखा है यहाँ पे बड़े बड़े शब्दों में। अब जैसे यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, जैसे साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है, कहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। तो और फिर अंदर ये रह जाएगा E1 0 cos KR1 और E0 2 cos KR2, ये अंदर रह जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस E0 1 साइन KR1 और E0 2 साइन KR2 cos ओमेगा टी, ये रह जाएगा। अब देखो ये सब कुछ आ गया, इतना हमने कर लिया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट और इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो ये है इसको हम E0 cos थीटा लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, E0 साइन थीटा, ठीक है। ये समझ गए, जो ये वाला है ना, इसको लिख दिया मैंने E0 cos थीटा और इसको लिख दिया E0 साइन थीटा यहाँ पे। तो जब मैंने इसको ये लिखा तो मेरा सिंप्लीफाइड वर्जन क्या हो गया, मेरा सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया
ये हुआ। अब मैं इसको और सिंपल कर सकता हूँ। ये फॉर्मूला किसका है मेरे को पता है, अगर मैं ई नॉट कॉमन ले लूँ तो ई नॉट कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। क्या बन जाएगा? साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। तो यही मेरी क्या होगी? रिजल्टेंट वेव होगी। ठीक है, यही मेरी रिजल्टेंट वेव होगी, क्योंकि दो वेव्स जो सुपर इम्पोज हुई उसकी रिजल्टेंट वेव का फॉर्मूला क्या हो गया? ये हो गया। अब मेरे को ये पता लगाना है कि ई नॉट को कैसे फाइंड आउट करो। ई नॉट यहाँ पे क्या है? एम्पलीट्यूड है वेव का, जो नई वेव आई उसका एम्पलीट्यूड है। और ई नॉट वन और ई नॉट वन टू क्या थे? जो ई नॉट वन था फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड और ई नॉट टू क्या था? सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड। ठीक है, अभी इसको और अच्छे से समझेंगे हम सिंपल से शब्दों में कि जैसे ये E1 वेव थी, आप ऐसा मान लो कि ये E1 वेव थी और ये कोई E2 वेव थी। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना था? E01 और इसका एम्पलीट्यूड कितना था? E02। जब इन दोनों का सुपर इम्पोजिशन हुआ तो एक नई वेव आई और नई वेव का एम्पलीट्यूड कितना हो गया? मान लो ऐसा, नई वेव का एम्पलीट्यूड हो गया E0। ठीक है, और जो इक्वेशन आई नई वेव की, वो इक्वेशन कितनी आई? वो इक्वेशन आई E0 साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। ओके, तो ये देख लो आप, ये सब कुछ आया है, हमने इतना सब कुछ कर लिया। अब ई नॉट को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? जो मैंने ई नॉट कॉस थीटा और ई नॉट साइन थीटा माना था, ये वाला ये माना था मैंने यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा? मेरे को पता है अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करके जोड़ लेता हूँ, तो जब मैं दोनों साइड यहाँ इसको स्क्वायर करूँगा, इसको स्क्वायर करूँगा, तो इस साइड भी स्क्वायर होगा और इस साइड भी स्क्वायर होगा। जब मैं इन सबको जोड़ लूँगा तो जोड़ने पे मेरे पास क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा और पीछे क्या बचेगा? ई नॉट स्क्वायर। और यहाँ पे भी ऐसे कैसे, जब मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास जो कॉमन टर्म आएगी E01 के लिए, देखो जैसे ये ए स्क्वायर हो गया और ये ए स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से E01 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और कॉमन आने के बाद पीछे ये बचेगा। ठीक है, देख लेना, यहाँ का कॉस स्क्वायर और यहाँ पर साइन स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा। ऐसे कैसे E0 का, और फिर पीछे क्या बचेगा? यहाँ का पीछे बचेगा 2E01 प्लस 2E01 E02 और यहाँ का भी 2E01 E02, तो जो कि तो आ जाएगा कॉमन और पीछे ये बचेगा कॉस KR1 कॉस KR2 साइन KR1 साइन KR2, ये बचेगा, ये मतलब इस फॉर्म में बचेगा। और ये क्या है? ये कॉस का फॉर्मूला है, कॉस KR1 माइनस R2 का फॉर्मूला है। तो जो मेरे पास E0 का फॉर्मूला आया वो ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे के का मतलब मेरे को पता है क्या बोलते हैं इसको? प्रोपोगेशन कांस्टेंट बोलते हैं, और ये आपको आना चाहिए। ठीक है, फ्यूचर में आपके बच्चे पूछ सकते हैं, अगर नहीं आएगा तो फिर आपकी बेइज्जती हो सकती है आपकी लुगाई के सामने। ठीक है, तो देख लेना। और अगर लड़कियां हैं तो आपके पति के सामने आपकी बेइज्जती हो सकती है, तो ये ध्यान में रख के चलें। पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, बच्चों के सामने बेइज्जती ना हो और पत्नी और लुगाई के सामने और पति के सामने इज्जत बनी रहे, तो इसलिए याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो के की जगह कितना आ गया? 2π/λ, और यहाँ पे मैं देखो कॉस को मैं ये कॉस ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे कॉस R1 माइनस R2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस R2 माइनस R1, और ये हो जाएगा R2 माइनस R1 हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि माइनस जो होता है वो कॉस के अंदर कैंसिल हो जाता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं, वो पाथ डिफरेंस। मैंने पहले ही बताया था कि R2 माइनस R1 हमारा क्या होगा? पाथ डिफरेंस होगा, जिसको मैं किसी डिनोट करता हूँ? डेल्टा से डिनोट करता हूँ। तो डेल्टा मेरा क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1। ठीक है, डेल्टा मेरा ये हो जाएगा तो एक मिनट, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए। तो ये आ गया पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस क्या था मेरा? R2 माइनस R1 जो कि डेल्टा था। और अब देखो मैं डेल्टा के बीच में एक यहाँ पे एक रिलेशनशिप आता है, वो आता है फेज डिफरेंस का। और फेज डिफरेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। ये फेज डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता है जो कि आपने 11th क्लास के साउंड वेव के दौरान पढ़ा होगा। तो फेज डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है? 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस को मैं डेल्टा से डिनोट करता हूँ, सॉरी हाँ डेल्टा हो गया, और ये भी डेल्टा है, ये भी डेल्टा है। ठीक है, तो इसको इस तरह से डिनोट करते हैं और इस तरह से इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो 2π/λ, ठीक है, या इसको 5 से डिनोट करते हैं फेज डिफरेंस को। फेज डिफरेंस को ऐसे डिनोट कर सकते हैं, तो इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। अब मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा 2π/λ इंटू R2 माइनस R1। अब जब मैं ये जो मेरी पुरानी इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन थी? ये वाली पुरानी इक्वेशन थी। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ?
यहाँ पे डेल्टा सॉरी यहाँ पे फाई, या इस पूरी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरी जगह फाई लिख सकता हूँ, ठीक है, इस पूरी जगह फाई लिख सकता हूँ। तो मेरी ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये मेरी आगे ई नॉट की इक्वेशन। अब यहाँ पे हम इंटेंसिटी की इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो इंटेंसिटी की मेन काम इंटेंसिटी का ही होता है यहाँ पे। तो इंटेंसिटी हमें पता है कि इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होती है, ठीक है। तो अब आई बराबर क्या होता है कि आई नॉट, अगर प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो के ई नॉट स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो ऊपर वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, अब इसमें मैं क्या करूँगा कि ई नॉट की जगह, ई नॉट स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आई बाई के लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ई नॉट स्क्वायर की जगह मैं लिखूँगा आई बाई के, फिर यहाँ पे ई नॉट वन की स्क्वायर, ऐसे कैसे, ई नॉट वन की जगह, वन स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा आई वन अपॉन के, और ऐसे कैसे अगला हो जाएगा आई टू अपॉन के, ठीक है। और आगे क्या हो जाएगा प्लस टू आई वन के इंटू आई टू के, देख लो एक बार वापस से, ठीक है। कॉस ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताओ, ठीक है। तो अब इस पूरे से मैं क्या ले सकता हूँ, अभी यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे क्या अंडरूट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ई नॉट वन है और ई नॉट टू है, समझ गए। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे अंडरूट आई वन के लिखना पड़ेगा और अंडरूट ये लिखना पड़ेगा। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो है वो आई बराबर क्या लूँगा, के आई वन के वन प्लस आई टू के टू, सॉरी के वन नहीं है, के कांस्टेंट तो सबके लिए कांस्टेंट होता है। तो रूट यहाँ पे कितना आ जाए, आई वन आई टू, नीचे के और कॉस फाई, ठीक है। के कट गया, तो डेल आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन प्लस आई टू। तो ये इक्वेशन किसके लिए आ जाएगी, इंटेंसिटी के लिए। और ऊपर वाली इक्वेशन किसके लिए आ गई, एम्पलीट्यूड के लिए, ई नॉट के लिए, ठीक है। अब ये आगे, अब हम देखेंगे मैक्सिमम इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। अब देखो यहाँ पे आपको सिंपल से शब्दों में बताता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या हुआ कि जब सेम फेज ऐसे है और ऐसे है, तो ये दोनों मिलके एक एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ गया इस तरह से। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी इंटेंसिटी आई थी और इसकी इंटेंसिटी आई थी और इंटेंसिटी मिलके बढ़ गई, तो ऐसा इंटरफेरेंस कहलाएगा कंस्ट्रक्टिव। और अगर ये वेव है और ये वेव है ऐसी, और इन दोनों वेव्स ने मिलके इनकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो गई, वेव्स की जो नई इक्विवेलेंट वेव आई, तो ऐसा जो कहलाएगा वो कहलाएगा डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को मैक्सिमा भी बोलते हैं और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को मिनिमा भी बोलते हैं। तो ये मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन के लिए ऐसा आता है, कंस्ट्रक्टिव में मैक्सिमा आता है और डिस्ट्रक्टिव में मिनिमा आता है, ठीक है। तो अब देखो ए नॉट की इक्वेशन ये आई थी। अब देखो इसको मैक्सिमम होने के लिए, इस पूरी इक्वेशन को मैक्सिमम होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि जो कॉस डेल्टा, या इसको फाइव लिख सकते हो, डेल्टा को आप फाइव लिख सकते हो यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन ना हो तो, ठीक है। तो इस पूरी इक्वेशन में इसको अगर ये वन हो जाए, ठीक है, तो ये वैसे भी आपको पता है कि कॉस थीटा जो होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, वन, ठीक है। तो अगर ये वन हो जाए तो ये मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। तो जब ये वन होगा, कॉस डेल्टा जो किसके इक्वल होना चाहिए, वन के, तभी ये मैक्सिमम हो सकता है। तो मैक्सिमम होने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जुड़ते हैं, ठीक है, जुड़ के बड़े होते हैं, तो हमें इस पूरे टर्म को बड़ा करना है, एम्पलीट्यूड जो है वो बड़ा बताना है, ठीक है। एम्पलीट्यूड जो है वो ये दोनों वेव जुड़ के, मैंने पहले ही बताया कि ये दोनों वेव जुड़ जाती है तो बड़ा होता है एम्पलीट्यूड, इस तरह से। तो वही करना है। तो डेल्टा इक्वल टू वन हो गया, ठीक है। तो अब वन किस पे आता है, वन आता है पाई पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, ठीक है। हमें आपको पता होना चाहिए कॉस के। तो मैं यहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट कर सकता हूँ कि डेल्टा जो किसके इक्वल आना चाहिए, 2n पाई पे। ये डेल्टा हमारा क्या है, फेज डिफरेंस है। तो जो फेज डिफरेंस होना है वो कितना होगा, जब 2n पाई होगा, तो तब क्या आएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। या इसको 5 कह दो, 5 हमारा कितना होना चाहिए, 2n पाई का, ठीक है। तो सेम टू सेम यही है। अगर मैं, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है फेज डिफरेंस का, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू क्या होता है यहाँ पे R2 माइनस R1, यानी इसको डेल्टा बोल लूँ मैं, ठीक है, सिंपल शब्दों में। तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए कि फेज डिफरेंस अपना कितना है, 2n पाई होना चाहिए। तो फेज डिफरेंस 2n पाई और पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा अपना n लैम्बडा। कितना आएगा, n लैम्बडा, क्योंकि यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कट गया, देखो 2 पाई से 2 पाई कट गया, लैम्बडा इस तरफ आ गया, तो कितना बचा,
डेल्टा बराबर कितना आ गया अपना एन लैम्डा। तो डेल्टा अपना क्या हो गया पाथ डिफरेंस और ये क्या हो गया अपना फेज डिफरेंस। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपको याद रहेगा क्या होना चाहिए, फेज डिफरेंस इतना होना चाहिए कि उसको क्या बोल सकते हैं, इवन मल्टीप्लाई ऑफ पाई का होना चाहिए। ये क्या है 2n है, 2n का मतलब क्या हो गया, n अपना इंटीजर है 1 2 3 4, तो 2n यानी इवन मल्टीप्लाई ऑफ पाई होना चाहिए फेज डिफरेंस। और डेल्टा अपना क्या होना चाहिए, इंटीजर है, तो वही आप ऐसा कह सकते हो। आप ऐसा यहाँ पे ये बोल सकते हो इसके लिए 2n कर लो और लैम्डा बाई 2 यानी इवन मल्टीप्लाई ऑफ लैम्डा बाई 2 होना चाहिए पार्ट डिफरेंस। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम ई मैक्स क्या होगा, ई मैक्स क्या होगा, हमारी जो है ये वाली इक्वेशन है एम्पलीट्यूड की, तो जब ये 1 हो जाएगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो गया फॉर्मूला हो गया और स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो ई मैक्स अपना कितना आएगा, ई मैक्स ये आ जाएगा। ठीक है, दोनों का सम। अब इंटेंसिटी के लिए बात करते हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का हमने जनरल फार्मूला क्या निकाला था ये, तो सेम टू सेम मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। यहाँ पे मैंने अभी बताया था ये कि दो वेव्स, कहाँ गया, मैंने ये बोला था कि दो वेव्स मिलते हैं तो बढ़ जाती है इंटेंसिटी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे मैंने बताया था। तो ये कंडीशन किसकी है, कंस्ट्रक्टिव की। ठीक है, और तो यहाँ पे ये देख लो वही सेम टू सेम कंडीशन होनी चाहिए कॉस। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, कहाँ पे भाई, हाँ ये रहा। ठीक है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, I1 प्लस I2 2 cos n पाई, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये कितना हो गया, रूट I1 का स्क्वायर प्लस रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 I2, देख लो ये आ जाएगा। यानी यहाँ पे ये करा है रूट I1 का स्क्वायर प्लस रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 I2। ठीक है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आएगी, इतनी आएगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। हम किसकी बात कर रहे थे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे थे। अब हम बात करें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो आता है वो आता है मिनिमा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसी की वजह से ब्राइट फ्रिंजें आती हैं। अभी आपने देखा होगा, यहाँ पे मैंने एक पैटर्न बताया था ये वाला, तो ये जो वाइट है यहाँ पे क्या आई, ब्राइट फ्रिंज किसकी वजह से आती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जुड़ जाता है, वेव्स का एम्पलीट्यूड होता है वो जुड़ जाता है। ठीक है, इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है, इसकी वजह से वो ब्राइट दिखती है, ज़्यादा उजाला दिखता है वहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं डिस्ट्रक्टिव का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि दो वेव्स जब होगी इस तरह से और ये दोनों जब मिलके एक नई वेव्स बनाएगी तो उसकी इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड दोनों कम हो जाएंगे, कम होने चाहिए। तो अब हमें पता है कि एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो अब यहाँ पे कॉस क्या हो, -1 हो जाए, ताकि ये पूरा टर्म जो है वो और छोटा हो जाए, और छोटा हो जाए। यहाँ पे अगर माइनस आ गया तो ये छोटा हो जाएगा पूरा टर्म। और कॉस की जो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होती है, वो होती है -1। तो कॉस जो डेल्टा है अपना, या कॉस फाई कह सकते हो यहाँ पे, वो -1 के इक्वल होना चाहिए। और -1 कहाँ पे आता है, डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, जब π/2 नहीं, -π वगैरह वो सब कुछ होगा तब। तो आप यहाँ पे रख के देख सकते हो, n की जगह 1 रख के देख लो तो आप कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो पाई की जगह कितना आता है, ये कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -π होती है, सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है ना। ठीक है, तो 2n-1 पाई पे जो है ये हमेशा कॉस क्या देगा, माइनस देगा। और जहाँ पे n क्या है, इंटीजर है, 1 2 3 आप रख सकते हो। ठीक है, n की वैल्यू है। सेम टू सेम पार्ट डिफरेंस क्या होगा फिर, पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, फेज डिफरेंस अपॉन, बताओ भाई क्या होता है पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला। ठीक है, 2π/λ ये होता है फेज डिफरेंस, फेज जो होता है फाई, 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। ठीक है, अगर मेरे को फेज डिफरेंस पता चल गया तो डिस्ट्रक्टिव होने के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो 2n-1 पाई, और यहाँ पे क्या कह सकते हैं, 2π/λ इंटू डेल्टा। तो 2 से पाई कट जाएगा। ठीक है, और लैम्डा उस तरफ चला जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। तो λ/2 2n-1। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ऊपर तो कह सकते हैं ओड मल्टीप्लाई ऑफ पाई होना चाहिए फेज डिफरेंस के लिए,
और पाथ डिफरेंस के लिए क्या होना चाहिए, 2n-1 λ/2 होना चाहिए। किसके लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। और वो का वो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था तो फेज डिफरेंस कितना आना चाहिए, इतना, और पाथ डिफरेंस कितना आना चाहिए, इतना, ठीक है, n लैम्बडा। ओके, और इंटेंसिटी क्या होती है, ये होती है सेम टू सेम। फिर यहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी आएगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो यहाँ पे कॉस क्या माइनस में आ जाएगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वही √I1 का स्क्वायर प्लस √I2 का स्क्वायर प्लस 2√I1I2 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, √I1 - I2 का होल स्क्वायर। तो ये I मिनिमम आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। अब I मैक्स और I मिनिमम का रेशियो क्या होगा, ये वाला होगा। अब देख लो, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, I1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, I1 की जगह आप लिख सकते हो स्क्वायर, तो अंडर हट जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, ये बचेगा। ऐसे कैसे I2 के लिए लिख सकते हो, I2 के लिए क्या लिखोगे, ठीक है, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है एम्पलीट्यूड। बस ये तो गणित है, गणित आपको आनी चाहिए, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। फिर हम बात करते हैं वेव विथ इक्वल एम्पलीट्यूड, ठीक है। अगर दोनों वेव जो हैं वो इक्वल एम्पलीट्यूड के हो, ठीक है, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है और नीचे वाला पोर्शन अगर वो दोनों सेम हो और ये एम्पलीट्यूड इनका सेम हो, ठीक है, तब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होगा तो क्या क्या रिजल्ट आएंगे। तो इक्वल होंगे तो उनकी इंटेंसिटी भी इक्वल होगी। तो अगर हम फॉर्मूले में रखें सबकी वैल्यू E1 और E2 को अगर इक्वल रख लें, जैसे मैंने E2 को और E1 को इक्वल माना, तो E2 की जगह मैंने पूरी जगह क्या रख दिया, E1 रख दिया। तो E1 रखूँगा तो मेरे पास क्या है, कॉमन आके ये आ जाएगा फॉर्मूला। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा, वो आपका काम है cos 2 थीटा का, यहाँ पे मैंने लिखा है वैसे। तो ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा और पीछे रह जाएगा मेरा ये। तो जब ये रह जाएगा तो इसको पूरा सॉल्व करके मेरे पास ये आ जाएगा, E0 क्या आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो जब आप इक्वल एम्पलीट्यूड के दो वेव्स को इंटरफेरेंस होगी, ठीक है, तो जो नेट एम्पलीट्यूड आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा, वो इसके इक्वल आएगा। बस आपको तो ये याद रखना है, ठीक है। ये क्या है, ये फेज है यहाँ पे, ठीक है। आप डेल्टा की जगह फाई प्रेफर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये आ जाएगा। फिर आप स्क्वायर लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा एम्पलीट्यूड, ओके। तो वही है कि सेम एम्पलीट्यूड के लिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब आएगा, जब यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2n पाई, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव में जो है वो मैक्सिमम आता है। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1, n पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, नहीं वापस से सोच लो, 1 आ जाएगी, तो ये इतना आ जाएगा। और इसमें देख लो आप, यहाँ पे भी नीचे लिख लेते हैं, (-2), ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी इसकी वैल्यू 1 और यहाँ पे हो जाएगा इसका क्या, 0। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, 0। अगर यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि अगर दो वेव्स हैं और वेव्स अगर एक ऐसी है और एक ऐसी है, अगर इन दोनों का सेम एम्पलीट्यूड है तो वो मिलके कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो डबल हुआ है। और अगर इन दोनों का एम्पलीट्यूड अपोजिट है, मतलब कम है एक दूसरे के, तो ये दोनों मिलके कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। सेम तो है बट जब एक दूसरे पे इम्पोज होगी तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे रखा, तो देख लो वैल्यू करके। कंस्ट्रक्टिव के लिए फाई की वैल्यू ये होती है जो हमने यहाँ पे रखी और हमारा आंसर आ गया, बस सिंपल सा केस था, ठीक है। और अगर सेम एम्पलीट्यूड और सेम इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी कितनी आएगी, तो हमें पता है इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। तो एम्पलीट्यूड हमारा कितना आया, ये आया, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास इंटेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ से इंटेंसिटी आ जाएगी, अब देखो यहाँ पे I01 आ गया, तो यहाँ पे I01 के स्क्वायर आ जाएगा, मतलब किसी एक वेव की इंटेंसिटी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो जो इंटेंसिटी आएगी वो किसके इक्वल आएगी, 4I² cos स्क्वायर डेल्टा/2, ठीक है। तो I मैक्स अपना कितना आया, I मैक्स आ गया अपना, अरे यार क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो फाई की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूँगा मैक्सिमम के लिए। मैक्सिमम कब आएगा, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, ये आ जाएगा। और
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आई की वैल्यू हो जाएगी मिनिमम, ठीक है। तो जब ये कितना होगा उस समय 0 हो जाएगा, तो मिनिमम कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे सिंपल सा, अगर मैं आपको रिवीजन कराऊँ तो यहाँ तक का रिवीजन पूरा करवाता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा एक बार अच्छे से, तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हमने सुपरपोजिशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो सुपरपोजिशन क्या होता है उसके रिलेटेड हमने पढ़ा। तो सुपरपोजिशन के बारे में सिंपल बता दूं कि I1 और I2 ऐसा करके आप जोड़ सकते हो सिंपल सी भाषा में। फिर हमने इंटरफेरेंस देखा, तो इंटरफेरेंस के लिए कुछ कंडीशन थी कि कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए और मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए, ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में वो मूव होना चाहिए और सेम फ्रिक्वेंसी की लाइट सोर्स होना चाहिए। और दूसरा ये एक फिनोमिना है, और यहाँ पे क्या होता है कि दो वेव जब इम्पोज होती है, सुपर इम्पोज होती है, तब इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये वाली चीज़ हमने यहाँ पे देखी थी। फिर वही हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा, और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देख के हमने क्या करा कि वो सब कुछ समझा कि इंटेंसिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट वगैरह होती है उसको, बट डार्क और वो फ्रिंजें आती है वो भी समझ लिया। बट यहाँ पे अगर हम क्या देखेंगे कि जो फिर हमने मैथमेटिक करी, मैथमेटिक करके हमने क्या देखा कि S1 और S2 जो हमारे सोर्स थे, और यहाँ पे हमने देखा कि कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो सबसे पहला जो केस देखा वो देखा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब आता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब आता है, जब फाई जो कि हमारा फेज डिफरेंस है वो कितना होगा 2n पाई, और डेल्टा कितना होना चाहिए जो कि पाथ डिफरेंस है दोनों वेव्स के बीच में, जो कि कितना हो जाएगा, कितना था n लैम्बडा, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को समझते हैं। इस चीज़ को कहने का मतलब है कि अगर कोई वेव्स है और वो ऐसे गई और ये ऐसे गई, अगर इन दोनों के बीच का और ये कोई पॉइंट P है, और अगर मेरे को ये पता करना है कि यहाँ पे उजाला होगा कि डार्क होगा, तो मैं कैसे पता कर सकता हूँ, मैं ऐसे पता कर सकता हूँ कि इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या है। अगर फेज डिफरेंस इतना है तो उजाला होगा, और पाथ डिफरेंस भी इतना है तो उजाला होगा। अगर फेज डिफरेंस इतना नहीं है, 2n-1 पाई के इसके इक्वल है, और पाथ डिफरेंस कितने हैं, n लैम्बडा बाई 2n-1 इसके, ये मतलब लैम्बडा, सॉरी यार, क्या डेल्टा बराबर कितना है 2n-1 लैम्बडा बाई 2। अगर पाथ डिफरेंस इतना है तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्लैक आएगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे उजाला नहीं आएगा, डार्क फ्रिंज आएगी। तो समझ गए ये वाली बात। सेम टू सेम इंटेंसिटी निकाल सकते हो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इंटेंसिटी क्या आएगी। तो हमने इंटेंसिटी को देखा था कि √I1 प्लस I2 का स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे कैसे डिस्ट्रक्टिव के लिए √I1 माइनस I2, ठीक है। फिर हमने एक केस देखा कि I1 और I2 अगर सेम हो जाए तब क्या सीन बनता है। तो उसके लिए देखा कि एम्पलीट्यूड अगर I0 और इसका इक्वल हो जाए तब क्या सीन बनता है। तो हमने वो सब कुछ देखा, गणित करिए कहने का मतलब, और उस गणित में इतना घबराना नहीं है, सब कुछ ईजी है, ठीक है। तो अब फिर अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन इंटरफेरेंस, ठीक है। अब ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक का मतलब ये है कि